वेलकम बैक एवरीवन। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है प्री हिस्टोरिक पीरियड और ये प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 35। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं जो करंटली ऑफर में चल रही है काफ़ी दिनों से 149 में पूरे साल के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर बना यहाँ पर, गायत्री मंत्र के संदर्भ में दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही है? गायत्री मंत्र को पहली बार अथर्ववेद में दर्ज किया गया था और गायत्री मंत्र अथर्ववेद के तीसरे मंडल से आता है। देखिए 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र को पहली बार ऋग्वेद में दर्ज किया गया था और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से आता है गायत्री मंत्र, न कि अथर्ववेद। गलत है यहाँ पर, दोनों के दोनों कथन डी है इसका आंसर। गायत्री मंत्र को पहली बार ऋग्वेद में दर्ज किया गया था और लगभग 2500 से 3500 वर्ष पहले संस्कृत में लिखा गया था। गायत्री मंत्र में 24 भाग होते हैं जो 8 भागों के त्रिक के भीतर व्यवस्थित होते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से आता है। इस मंडल में मुख्य रूप से अग्नि और इंद्र के 62 भजन हैं। ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इन चारों में से एक, इन तीनों में से एक, और ये तीनों के तीनों करेक्ट होंगे तो आंसर डी होगा। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। रावी नदी जो है वो सिंधु की बाईं ओर की सहायक नदी है। देखिए पहला करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट है। इनकरेक्ट अपने को बताना, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इसलिए आंसर लगाएंगे इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसकी खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। रावी नदी सिंधु की बाईं ओर की सहायक नदी है। बिंबिसार के संदर्भ में सही कथन है, 4 स्टेटमेंट है बिंबिसार के संदर्भ में। बिंबिसार मगध का शासक था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। उसे उसके बेटे अजातशत्रु ने कैद कर लिया और उसकी हत्या कर दी। हर्यक वंश का संस्थापक, मगध का शासक, 52 वर्षों तक शासन किया भी ठीक है, ठीक है। उसे उसके बेटे अजातशत्रु ने कैद कर लिया और उसकी हत्या कर दी। ABCD सारे के सारे सही है, डी है इसका आंसर। देखिए बिंबिसार मगध का शासक था, हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक शासन किया। उसे उसके बेटे अजातशत्रु ने कैद कर लिया और उसकी हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपना संदेश पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों और परिष्कृत स्तंभों पर अंकित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिंदुसार, अशोक या पुष्यमित्र शुंग? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है अशोक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अशोक इतिहास में ज्ञात सबसे महान शासकों में से एक था। उसके स्तंभों पर साथ ही रॉक सतहों पर भी शिलालेख खुदे हुए थे, ठीक है। उसके स्तंभों पर साथ ही रॉक सतहों पर भी शिलालेख खुदे हुए थे। और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य यानी अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? कौन था? बृहदत्त, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था और इसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर में एक राज्य स्थापित किया जिसका नाम शुंग वंश रखा।
कश्मीर में आयोजित चौथी बौद्ध संगति के संदर्भ में सत्य कथन है। बसु मित्र ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया। आयोजन की बात कर रहा है। इस संगति में बौद्ध धर्म के हीनयान रूप के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया था। इस संगति के बाद ही बौद्ध धर्म 4 संप्रदायों में बट गया: मोक्षयान, हीनयान, ज्ञानयान और महायान। इस संगति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। भाई एक ही करेक्ट होगा इन चारों में। देखिए, वसुमित्र नहीं बल्कि कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया। ठीक है, आयोजन किया किसने? कनिष्क ने। वसुमित्र ने तो अध्यक्षता की थी। और इस संगति में बौद्ध धर्म के हीनयान नहीं बल्कि महायान रूप के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया था। इस संगति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया: हीनयान और महायान। ज्ञानयान और मोक्षयान जैसा कुछ नहीं है। इस संगति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। डी सही है यहाँ केवल। देखिए, कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 72 एडी या ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। ठीक है, इस संगति की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और अश्व घोष थे उसके प्रतिनिधि। और इस संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया: हीनयान और महायान। ठीक है, तो कनिष्क होना चाहिए। आयोजन कनिष्क ने, अध्यक्षता वसुमित्र ने, प्रतिनिधि अश्व घोष है। इस संगति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, जैसे कि अजातशत्रु मगध का राजा था, हर्यक वंश से था। कई बार प्रश्न बनते हैं इस पर। कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। बिंबिसार मगध का राजा था, हर्यक वंश से था। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? जैन ग्रंथों के अनुसार 24 तीर्थकरों की परंपरा है। प्रथम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। 24वें थे महावीर स्वामी, प्रथम नहीं थे वो। ठीक है, 24 तीर्थकरों की परंपरा है, करेक्ट है। प्रथम थे ऋषभ देव। देखिए, पहला, दूसरा, 22, 23 और 24, इतने तो पता ही होने चाहिए। अधिकतर प्रश्न इनसे बनते हैं। जैन धर्म, जैन ग्रंथों के अनुसार 24 तीर्थकरों की परंपरा है। प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ या ऋषभदेव, ठीक है, या आदिनाथ, ये एक ही व्यक्ति हैं। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म के श्रेष्ठ तपस्वियों को तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। अजितनाथ दूसरे जैन तीर्थकर थे। नेमिनाथ 22वें जैन तीर्थकर थे। नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी एक ही बात है। ठीक है, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ थे। उन्हें अरिष्ट नेमी के नाम से भी जाना जाता है। वे भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। क्वेश्चन नंबर 8, किस उपनिषद से सत्यमेव जयते का उल्लेख है? किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है? मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है। सत्यमेव जयते जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्य अकेले विजयी होता है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित किया गया है और यह भारत सरकार का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। निम्नलिखित को उनके दर्शन के अनुसार सही सुमेलित कीजिए। बृहस्पति, गौतम, पतंजलि, कपिल मुनि। पतंजलि योग दर्शन, गौतम न्याय दर्शन, बी का हो गया 1 और सी का हो गया 4।
सी का हो गया 4 और बी का हो गया 1। ठीक है, बृहस्पति हो गए चावार्क दर्शन और कपिल मुनि हो गए सांख्य दर्शन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था एग्जाम्स में, दर्शन और उसके प्रणेता। बृहस्पति चावार्क दर्शन, गौतम न्याय दर्शन, पतंजलि बहुत पूछे जाते हैं, योग दर्शन, कपिल मुनि हो गए सांख्य दर्शन। ऋग्वेद में अनाज के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? यब और धान्य, तिल और खल, गोधूम और ब्रीही, या प्रियंगु और श्यामाक। ऋग्वेद में अनाज के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो हैं गोधूम और ब्रीही। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, ऋग्वेद जो है वो प्राचीन भारतीय सभ्यता के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक है, जिसकी रचना लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित स्तुतियां हैं और यह प्रारंभिक वैदिक संस्कृति और समाज में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अनाज के संदर्भ में ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उल्लेख है जो वैदिक लोगों द्वारा जाने जाते थे, उनकी खेती की जाती थी। गोधूम जो है वो गेहूं को संदर्भित करता है। ठीक है, गोधूम गेहूं को, जो ऋग्वेद में उल्लेखित प्राथमिक अनाजों में से एक है। ब्रीही चावल को संदर्भित करता है जो वैदिक कृषि में एक और महत्वपूर्ण अनाज है। अन्य विकल्प जैसे कि यब, जौ, धान्य यानी अनाज के लिए एक सामान्य शब्द है, तिल, तिल के लिए, खल हो गया पिसा हुआ अनाज, प्रियंगु और श्यामक बाजरा हो गया। ठीक है, इनका भी उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में है, लेकिन ये ऋग्वेद में अनाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राथमिक शब्द नहीं है। तो सही उत्तर गेहूं, गोधूम, चावल, ब्रीही। ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल हैं? ऋग्वैदिक संहिता में है 10 मंडल। देखिए, ऋग्वेद जो है वो भारतीय संस्कृति का सबसे प्रारंभिक साहित्यिक अभिलेख है। यह 4 वेदों में से एक है जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति के श्लोक हैं जो मुख्यतः संस्कृत में रचित हैं। ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल हैं। ये मंडल विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों का संग्रह हैं। ये भजन वैदिक संस्कृत में रचित हैं और किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या था? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हर्यक वंश मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, जिन्हें प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। इस वंश ने मगध क्षेत्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बाद में मौर्य साम्राज्य का केंद्र बन गया। कुछ एडिशनल है यहाँ पर। मगध साम्राज्य में बाद में अन्य महत्वपूर्ण राजवंशों जैसे कि शिशुनाग वंश और मौर्य वंश का उदय हुआ। नंद वंश ने भी मौर्य साम्राज्य के आगमन से पहले मगध पर शासन किया था। मगध का रणनीतिक स्थान और उपजाऊ भूमि ने इसे प्राचीन भारत में शक्ति का एक प्रमुख केंद्र बना दिया। हर्यक वंश के दौरान राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रगति ने मगध साम्राज्य की भविष्य की समृद्धि की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 13, 22वें तीर्थकर नेमिनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बलराम से, कृष्ण से, राम से, विष्णु थे। ऊपर एक एक्सप्लेनेशन में 22वें तीर्थकर नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, ठीक है, कृष्ण के चचेरे भाई थे वो। सी है इसका आंसर। नेमिनाथ जो हैं जैन तीर्थकर, वास्तव में जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। उन्हें व्यापक रूप से एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है। उनका उल्लेख ऋषभ के साथ ऋग्वेद संहिता में मिलता है और वह श्री कृष्ण से संबंधित हैं और उन्हें उनका छोटा चचेरा भाई माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 में से एक गलत होगा। गौतम बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन थे। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कुशीनगर में किया था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। देखिए सब कुछ सही है, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी उपदेश को बोलते हैं, ये सारनाथ में दिया था इन्होंने, ना कि कुशीनगर में। कुशीनगर में तो इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी इनकी मृत्यु। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया, ठीक है, जो कि कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है, शाक्य क्षत्रिय कुल में, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो। उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है, कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। उनका विवाह हुआ था यशोधरा के साथ और उनका एक बेटा था, बेटे का नाम है राहुल। 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और बोध गया बिहार के गया जिले में स्थित है। इसी दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है या मनाया जाता है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया था। यह बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान है उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना कर रहे हो, तब भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में आधुनिक केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के सभी हिस्से शामिल थे। देखिए, नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद कोई और शासक भी होगा, तो ये तो प्रथम शासक थे, तो इनको नहीं बल्कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो धनानंद आना चाहिए, यहाँ पर गलत है, पहला वाला है। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में आधुनिक केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से शामिल थे, बस सभी हिस्से नहीं। गलत है ये भी, कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, जबकि नंद वंश के अंतिम राजा थे धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त ने अपने सलाहकार और सेनापति चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीन नाम एक ही व्यक्ति के हैं, उसकी मदद ली थी, उसकी मदद से जीत हासिल की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में बिहार, बंगाल, दक्कन, पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नदी का पश्चिमी क्षेत्र शामिल था। आधुनिक केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर, ठीक है, ना कि सभी हिस्से शामिल थे। तो गलत है वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला, पहला तो गलत हो ही गया। प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण करके और उसे जीतकर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंदों का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर हमला करके नंद वंश को खत्म कर दिया। इस तरह मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं आप, ये नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को, प्रैक्टिस करते रहिएगा।